क्वेश्चन नंबर 16 में ये प्लैंक रखा हुआ है और प्लैंक जो है ए एक्सेलरेशन से फॉरवर्ड मूव कर रहा है। उसके ऊपर एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग के साथ में एक मास एम अटैच्ड है। तो पूछा हुआ है मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ स्प्रिंग कितना होगा। ठीक है, तो एक अप्रोच तो इसमें एनर्जी वाली अप्रोच है। अगर हम इसको प्लैंक के रिस्पेक्ट में ही कर दें तो मास के ऊपर एक सूडो फोर्स लगा दें, कितना, एम ए। तो प्लैंक के रिस्पेक्ट में वर्क डन बाय द सूडो फोर्स कितना हो जाएगा, वो एम ए इंटू एक्स हो जाएगा। और ये जो वर्क होगा मैक्सिमम कंप्रेशन पे प्लैंक के रिस्पेक्ट में मास रुक जाएगा, तो जो वर्क होगा वो कहाँ चला जाएगा, वो स्प्रिंग में चला जाएगा, हाफ के एक्स स्क्वायर की पोटेंशियल एनर्जी में आ जाएगा। तो एक्स से एक्स कैंसिल आ गया एंड देयरफॉर मैक्सिमम कंप्रेशन कितना आ गया, 2ma डिवाइडेड बाई के बराबर आ गया। तो ऑप्शन बी आ गया। ठीक, या अगर इसको हम मैकेनिक्स वाली अप्रोच से करें, एनर्जी वाली अप्रोच से ना करें, फोर्स वाली अप्रोच से करें, तो इसका अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं ऑफ प्लैंक ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू प्लैंक, तो उसके ऊपर कितने फोर्स लगेंगे, एक सूडो फोर्स लगा देते हैं एम ए और स्प्रिंग फोर्स लगा रही होगी के एक्स। तो नेट इसके ऊपर फोर्स कितना हो जाएगा, एम ए माइनस के एक्स बराबर हम बोल देंगे प्लैंक के रिस्पेक्ट में उसका एक्सेलरेशन मान लेते हैं एम ए डैश के है। ठीक, तो एम ए डैश कितना हो जाएगा, ए डैश हो जाएगा वी इंटू डी वी बाई डी एक्स के बराबर बोल सकते हैं हम। किसी भी एक्सेलरेशन को वी कैन ऑलवेज राइट एज वी इंटू डी वी बाई डी एक्स। तो वही यहाँ पे किया गया है, एम वी डी वी बाई डी एक्स बराबर एम ए माइनस के एक्स। अब जब फाइनली ये रुक जाएगा तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, प्लैंक के रिस्पेक्ट में 0 है, और फाइनल वेलोसिटी रुकने पे क्या कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इस टर्म को अगर हम इंटीग्रेट कर दें डी एक्स को यहाँ से यहाँ ला के, ठीक, तो एम वी डी वी 0 से 0, मतलब ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रल 0 ही हो जाएगा, बराबर एम ए माइनस के एक्स डी एक्स का इंटीग्रल, एक्स की वैल्यू वेरी कर रही है 0 से लेके एक्स तक। ठीक, तो इसका इंटीग्रल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एम ए एक्स माइनस के एक्स स्क्वायर बाई 2 बराबर हमको 0 पुट करना है। सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा, x बराबर। ओके, तो इस क्वेश्चन में क्या है कि एक मास m जो है वो ऐसे अरेंज्ड है और इनिशियली वो इक्विलिब्रियम में है इनिशियली। ठीक है, बोला गया कि अगर इस मास को हम अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन से x लेंथ और नीचे खींच दें, तो पूछा हुआ है कि व्हाट विल बी इट्स इनिशियल एक्सेलरेशन जस्ट आफ्टर इट इज रिलीज। ठीक, तो अगर इसका हम FBD बनाएं तो इस रोप में अगर टेंशन T है, इसमें भी T होगी, इसमें भी T होगी, तो स्प्रिंग में भी टेंशन T के बराबर होगी। ठीक, और इस रोप में टेंशन कितनी हो जाएगी, 2T के बराबर हो जाएगी। तो इनिशियली मान लो टेंशन 2T नॉट है, 2T नॉट बराबर कितना होना चाहिए, mg होना चाहिए। ठीक, अब अगर इस मास को हम अपने मीन पोजीशन से x लेंथ नीचे डिस्प्लेस करते हैं, अपने मीन पोजीशन से x लेंथ नीचे डिस्प्लेस करते हैं, तो मास के साथ में पुली भी नीचे आ जाएगी, ये जो पुली वाली है ये भी साथ में पुली आ जाएगी। तो स्प्रिंग कितना खिंच जाएगी भाई, अगर पुली नीचे आई, पुली अगर यहाँ से यहाँ नीचे आई तो स्प्रिंग, तो रोप जो होगी x यहाँ भी आएगी नीचे, x यहाँ भी आएगी, तो जो स्प्रिंग होगी कितना खिंच जाएगी, स्प्रिंग जो होगी वो स्प्रिंग विल एक्सटेंड बाई, स्प्रिंग एक्सटेंड बाई कितना, 2x। तो स्प्रिंग कितना फोर्स लगाएगी, स्प्रिंग फोर्स लगाएगी जो एडिशनल फोर्स लगाएगी, जो हम बात कर रहे हैं एडिशनल फोर्स की, जो अनबैलेंस फोर्स है, एडिशनल जो फोर्स लगाएगी वो एडिशनल फोर्स हो जाएगा कितना, 2kx। ठीक, जो कि इंक्रीज इन टेंशन होगा इन द स्प्रिंग और देयरफॉर इस वाली रोप में। तो मास के ऊपर कितना फोर्स लगेगा, अगर स्प्रिंग में टेंशन T बढ़ी तो मास पे कितना फोर्स लगा, 2T लगा। तो फोर्स जो लगेगा मास के ऊपर, फोर्स ऑन मास कितना हो जाएगा, वो 4kx हो जाएगा, एडिशनल फोर्स है ना, जो अनबैलेंस फोर्स है, एंड देयरफॉर उसका कितना हो जाएगा एक्सेलरेशन, 4kx डिवाइड बाय m हो जाएगा। तो ऑप्शन सी। तो इस क्वेश्चन में ये सिस्टम है, बोला गया है बोथ द ब्लॉक शोन इन द फिगर ऑफ सेम मास m। तो पूछा गया है कि इस सिस्टम में इन दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना होगा, A और B ब्लॉक का कितना एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, और बोला गया है कि टेंशन कितनी होगी ऑफ द स्ट्रिंग अटैच विथ A, तो इस रोप में कितनी टेंशन होगी। सबसे पहले इसका हम बनाते हैं FBD। अगर यहाँ पे टेंशन T है तो यहाँ भी टेंशन T होगी, यहाँ भी टेंशन T होगी, यहाँ पे टेंशन हो जाएगी 2T। ठीक, तो FBD बनाया हमने, ये टेंशन T, ये टेंशन 2T हो जाएगी यहाँ पे।
उसके अलावा यहाँ पे कंस्ट्रेंट भी लगेगा। अगर इस मास का एक्सेलरेशन a है तो साथ में इस पुली का भी एक्सेलरेशन a होगा। अगर ये मास ऊपर जाता है विद एक्सेलरेशन a तो पुली भी ऊपर जाएगी। तो अगर ये मास x लेंथ ऊपर जाता है तो रोप कितना खाली होगी, x यहाँ से भी खाली होगी, x यहाँ से भी खाली होगी, तो ये कितना नीचे आएगा 2x, तो इसका कितना हो जाएगा एक्सेलरेशन 2a हो जाएगा। ठीक, बस हमारे पास दोनों के ही FBD आ गए। अगर हम बात करें इस मास की तो इसके ऊपर लगने वाला फोर्स mg है, mg माइनस टी बराबर 2m है। और अगर हम बात करें इस मास की, इसके ऊपर लगने वाला फोर्स 2t ऊपर की तरफ है और 2t माइनस mg बराबर ma के। दो इक्वेशन है, दो अननोन है, t और a। सॉल्व करेंगे इसको अगर हम तो विल गेट द वैल्यू ऑफ a बराबर g/5 और टेंशन की वैल्यू t, इस रोप में जो टेंशन t है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी सॉल्व करके 3mg/5 के बराबर। ठीक, सो इस क्वेश्चन में दो कार हैं C1 और C2 जिनकी स्पीड है 90 किलोमीटर पर आवर और 108 किलोमीटर पर आवर। 90 किलोमीटर पर आवर मतलब मीटर पर सेकंड में कितनी हो जाएगी 25 मीटर पर सेकंड, और 108 किलोमीटर पर आवर मतलब 30 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड हो जाएगी। ठीक, इनकी बीच की दूरी 50 मीटर है और दोनों ने साइमल्टेनियसली ब्रेक लगाई। दोनों के एक्सेलरेशन कांस्टेंट हैं और दोनों एक ही पॉइंट पे जाके रुक गए। ठीक, तो इस क्वेश्चन को करने का एक अच्छा तरीका होगा कि अगर हम कार C1 की वेलोसिटी C2 के रिस्पेक्ट में देख लें या C2 की वेलोसिटी C1 के रिस्पेक्ट में देख लें तो इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है 5 मीटर पर सेकेंड और फाइनल वेलोसिटी कितनी है 0 है। ठीक, दोनों कार फाइनली जाके रुक गई। और डिस्टेंस कितनी कवर करनी है कार C2 को विद रिस्पेक्ट टू C1, क्योंकि दोनों इसी पॉइंट पे आके डेडलाइन पे आके रुकी हैं, तो कार C2 को C1 के रिस्पेक्ट में कितनी डिस्टेंस कवर करनी है 50 मीटर। दोनों साथ में आ गई बाद में, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट 50 मीटर है C2 की विद रिस्पेक्ट टू C1। तो 50 बराबर क्या हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाई 2 इनटू जो उसको टाइम लगा। ठीक, तो वही यहाँ पे किया गया है। इससे टाइम क्या मिल गया 20 सेकंड मिल गया। तो दोनों ही कार को कितना टाइम लगा 20 सेकंड लगा। अब हम इंडिविजुअली कार C1 और C2 को देख लेते हैं। C1 को भी टाइम लगा 20 सेकंड और C2 को भी टाइम लगा 20 सेकंड। तो C1 के लिए इनिशियल वेलोसिटी कितनी है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 25, फाइनल कितनी है 0 डिवाइड बाई 2 इनटू टाइम कितना है 20 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो जाएगी x1। ठीक, सिमिलरली ये कितना जाएगा सॉल्व करने पे इट विल कम आउट टू बी 250 मीटर। और C2 की दूरी यहाँ से यहाँ तक अगर x2 है तो ये कैसे निकालेंगे, इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 30, फाइनल कितनी है 0 डिवाइड बाई 2 इनटू 20 कितना आ जाएगा ये 300 मीटर। तो ऑप्शन ए। सो इन दिस क्वेश्चन ए मैन इज स्टैंडिंग ऑन रोड एंड ऑब्जर्व्स रेन एट फॉलिंग 45 डिग्री विथ वर्टिकल। ठीक है, तो रेन जो है इनिशियली 45 डिग्री एंगल बना रही है वर्टिकल के साथ में। ये रेन की वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक, द मैन स्टार्ट्स रनिंग ऑन द रोड विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर and after certain time from the start of motion it appears to him that rain is again falling at 45 degree with vertical with a speed of 2√2 meter per second। ठीक, तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि पहले भी 45 मीटर पर सेकेंड है और बाद में भी 45 मीटर पर सेकेंड है। भाई पहली बात तो ये सवाल रिलेटिव वेलोसिटी का है, तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन कितना हो जाएगा विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन हो जाएगा। ठीक, तो रेन की वेलोसिटी से हमें क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है मैन की वेलोसिटी। मैन मूव करेगा हॉरिजॉन्टली, तो लेट अस से मैन की वेलोसिटी वीएम इस डायरेक्शन में। ठीक, तो वीआरएम क्या हो जाएगा एज पर दिस क्वेश्चन वीआरएम वेक्टर अगेन 45 डिग्री एंगल बना रहा है विद द वर्टिकल, तो ये एंगल भी 45 डिग्री के बराबर है, ये एंगल भी 45 डिग्री के बराबर है। ठीक, और क्या दे रखा है, और ये दे रखा है कि इस बार इट अपेयर्स टू हिम दैट द रेन इज फॉलिंग एट 45 डिग्री विथ वर्टिकल विद द स्पीड ऑफ 2√2। तो ये वाला वेक्टर कितना है, ये वाला वेक्टर 2√2 मीटर पर सेकेंड के बराबर है।
ठीक। तो अब इस ट्राइंगल में हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि स्पीड ऑफ रेन रिलेटेड टू ग्राउंड कितनी है, स्पीड ऑफ मैन व्हेन ही फाइंड्स रेन टू बी फॉलिंग एट 45 डिग्री एंगल विथ वर्टिकल कितनी है। ठीक है, तो भाई इस ट्राइंगल में सिंपल सी बात है, ये एंगल भी 45, ये एंगल भी 45 है, तो ये दोनों साइड बराबर होंगी। तो स्पीड कितनी हो जाएगी रेन की विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये VRG वेक्टर था, ये कितनी हो जाएगी, दिस विल ऑल्सो भी इक्वल टू 2√2। ठीक, और ये एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। तो ये साइड 2√2 की है, ये साइड 2√2 की, तो ये साइड कितनी हो जाएगी, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, तो 2√2 का होल स्क्वायर प्लस 2√2 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, ये कितना आ जाएगा, ये विल बी इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो स्पीड ऑफ मैन व्हेन ही फाइंड्स रेन टू बी फॉलिंग एट 45 डिग्री विथ वर्टिकल इज 4 मीटर पर सेकेंड, इज ए करेक्ट ऑप्शन। और फाइनली ये बोला है उस आदमी ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, तो वी कैन यूज़ द इक्वेशन की v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a इंटू उसकी डिस्प्लेसमेंट। फाइनल वेलोसिटी इसकी कितनी है 4, तो 4 इंटू 4, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0, तो 2 इंटू 0.5 इंटू उसकी डिस्प्लेसमेंट, एंड देयरफॉर s विल बी इक्वल टू 16 मीटर। सो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पूछा हुआ है कि दोनों मासेस के एक्सेलरेशन कितने होंगे और रोप में टेंशन कितनी होगी। कंस्ट्रेंट से दोनों मासेस के एक्सेलरेशन मैग्नीट्यूड में बराबर होंगे, तो सिंपली हमको क्या करना है, इनके बनाने हैं BD। जो B ब्लॉक है, B ब्लॉक के ऊपर कितना फोर्स लग रहा होगा, एक अपना वेट लग रहा होगा mg और टेंशन T, और A के ऊपर कितना फोर्स लग रहा होगा T, और mg का अदर कंपोनेंट कितना mg साइन थीटा। ठीक, तो अगर हम बात करें B ब्लॉक की, तो B ब्लॉक के ऊपर क्या हो जाएगा, mg साइन थीटा प्लस T, ये हो जाएगा A ब्लॉक के ऊपर लगने वाला फोर्स है ना, mg साइन थीटा प्लस T अलॉन्ग द इंक्लाइन पे लगने वाला फोर्स बराबर ma कर देंगे। ठीक है, और जहाँ तक बात है B ब्लॉक की, तो B ब्लॉक के ऊपर लगने वाला फोर्स mg माइनस T बराबर ma हो जाएगा। तो हमारे पास दो इक्वेशन है। ठीक है, इन दो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, विल गेट द वैल्यू ऑफ A एंड वी कैन ऑल्सो गेट द वैल्यू ऑफ टेंशन एज mg/4। सो इस क्वेश्चन में ये दोनों ब्लॉक मूवेबल हैं, A एंड B आर फ्री टू मूव, और इस सिस्टम को अगर रिलीज कर दिया जाए तो पूछा हुआ है कि एक्सेलरेशन ऑफ A, हमें निकालना नहीं है, बस ये बताना है कि A का एक्सेलरेशन g साइन थीटा से कम होगा या ज़्यादा होगा, और जो नॉर्मल फोर्स है वो mg कॉस थीटा से कम होगी या ज़्यादा होगी। ठीक, तो हम क्या करें, सिंपली अगर हम बना दें A का FBD, तो A के ऊपर लगने वाले फोर्सेस, एक mg फोर्स है, mg फोर्स के दो कंपोनेंट हैं, इधर की तरफ mg साइन थीटा और इधर की तरफ mg कॉस थीटा, और इसके ऊपर एक लग रहा है नॉर्मल। ठीक, तो जहाँ तक बात है A ब्लॉक के एक्सेलरेशन की, तो A ब्लॉक के लिए अगर हम इसको x एक्सिस मान लें और इसको y एक्सिस मान लें, तो x डायरेक्शन में लगने वाला नेट फोर्स कितना है, नेट फोर्स इन x डायरेक्शन कितना है, वो बराबर है mg साइन थीटा के। तो एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन कितना हो जाएगा, g साइन थीटा हो जाएगा। ठीक, और जहाँ तक बात है y डायरेक्शन की, तो y डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है उसका वो mg कॉस थीटा माइनस नॉर्मल बराबर ma(y) हो जाएगा, और ay की वैल्यू जो होगी वो 0 के बराबर नहीं होगी। ठीक, एंड देयरफॉर उसका ay डायरेक्शन में कुछ ना कुछ तो एक्सेलरेशन होगा ही होगा। तो जब हम बात कर रहे हैं A ब्लॉक की, A ब्लॉक का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में कितना है, g साइन थीटा है, और इस डायरेक्शन में ay। ठीक, अब ऑब्वियसली बात है इन दोनों का वेक्टर सम जो होगा, दोनों आपस में 90 डिग्री एंगल पे हैं, वो क्या होगा, इन दोनों का वेक्टर सम g साइन थीटा से बड़ा ही होगा। तो उसका जो नेट एक्सेलरेशन है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, उसका मैग्नीट्यूड विल बी ग्रेटर देन g साइन थीटा। ठीक, इस A का मैग्नीट्यूड बराबर होगा इसके स्क्वायर प्लस इसके स्क्वायर के अंडर रूट के, तो वो क्या हो जाएगा, g साइन थीटा से बड़ा हो ही जाएगा। अब बात करें अगर नॉर्मल की,
तो अगेन ए वाई की वैल्यू 0 नहीं है, ठीक। तो नॉर्मल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? नॉर्मल की वैल्यू हो जाएगी mg cos थीटा माइनस एम ए वाई, और ए वाई की वैल्यू जो है, बिकॉज वो 0 के बराबर नहीं है, कुछ तो वैल्यू होगी उस डायरेक्शन में भी, तो n की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? mg cos थीटा से छोटी हो जाएगी, ठीक। तो करेक्ट ऑप्शन होंगे कि नॉर्मल फोर्स जो है वो mg cos थीटा से छोटा होगा और s। तो इस क्वेश्चन में बोला गया है कि इन द गिवन अरेंजमेंट दो मासेस हैं, ये 10 kg का मास है और ये 20 kg का मास है, और दोनों का फ्रिक्शन कोफिशिएंट 0.5 है, ठीक है, और ये एंगल 37 डिग्री है। बोला हुआ है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ m फॉर विच द सिस्टम रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम, ठीक। तो m की वो m ये मास है जिसके लिए हमें पता करना है कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहेगा, है ना। तो पहली बात तो हम यहाँ पे ये देखें कि दोनों ही इंक्लाइन प्लेन 37 डिग्री एंगल के हैं। अगर हम इस पुली को ना लगाएं यहाँ पे, सिर्फ इन मास 10 kg और 20 kg के मास को रख दें, तो दोनों ही मासेस के लिए क्या मिल जाएगा हमको? tan थीटा बराबर 3/4 विच इज़ इक्वल टू 0.75, जिसकी वैल्यू क्या है? विच इज़ ग्रेटर देन 0.5। मतलब अगर दोनों मासेस को छोड़ दिया जाए, सिर्फ 10 kg 20 kg मासेस को, तो दोनों ही मासेस अपने आप ही नीचे आ जाएंगे, ठीक। तो इनकी टेंडेंसी की तरह नीचे जाने की है ना। अब m मास क्या करेगा? इनके नीचे जाने की टेंडेंसी को रोक देगा, है ना। अब अगर m मास बहुत हल्का हो तो क्या हो जाएगा? दोनों ही मास जा सकते हैं नीचे, लेकिन पहले कौन सा मास जाएगा? पहले मास जाएगा जो भारी वाला मास है, ठीक, वो आराम से चला जाएगा नीचे। अगर m की जो मैं बोलूँगा कि m की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, m की मिनिमम वैल्यू ताकि ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे, वो तब आएगी जबकि 20 kg मास की डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्लाइड करने की टेंडेंसी है, ठीक। और अगर हम m को बहुत भारी कर दें तो ऐसा पॉसिबल है कि m दोनों ही मास को पुल अप करना स्टार्ट कर दे, इसको ऊपर पुल अप करना स्टार्ट कर दे, इसको 20 kg को ऊपर पुल अप करना स्टार्ट कर दे। तो इस बार अगर ये ऊपर पुल अप होना है तो किस मास की टेंडेंसी ऊपर जाने की पहले होगी? 10 kg वाला मास आराम से ऊपर चला जाएगा, तो 10 kg वाला मास विल स्टार्ट मूविंग अर्लियर, 20 kg वाला मास बाद में मूव करेगा, है ना। तो सिस्टम तब भी इक्विलिब्रियम में रहेगा जब क्या भाई? सिस्टम तभी इक्विलिब्रियम में रहेगा जब 10 kg और 20 kg में से कोई भी ना मूव करे। अगर 10 kg वाला मास ऊपर मूव करे या 20 kg वाला मास नीचे मूव करे तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा, ठीक। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम इसके ऊपर फोर्स देखते हैं। भाई एंगल 37 डिग्री है, तो अलोंग द इंक्लाइन प्लेन जो फोर्स लगेगा किसी मास के ऊपर वो कितना लगेगा? mg साइन थीटा लगेगा। साइन थीटा कितना हो जाएगा? 3/5। तो इस 10 kg का इधर कितना वेट हो जाएगा? 60 न्यूटन हो जाएगा। और इस 20 kg का इधर कितना वेट हो जाएगा? 20 × साइन 37 एंड दिस विल बी इक्वल टू 120 न्यूटन, ठीक। तो यहाँ पे ये फोर्सेस बने हुए हैं, ये किसके बराबर हैं? 60 न्यूटन और 120 न्यूटन किसके बराबर? ये mg साइन थीटा के बराबर है। उसके अलावा एफ मैक्स किसी भी सरफेस के लिए कितना हो जाएगा? जो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स है वो बराबर हो जाएगा म्यू mg कॉस थीटा के बराबर। कॉस थीटा कितना है? 4/5। म्यू कितना है? 0.5। तो ये 0.5 इंटू अगर 10 kg की बात करें तो 10 × 10 × 4/5 कितना आ जाएगा? ये दिस विल कम आउट टू बी 40 न्यूटन, ठीक। तो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी है? इस मास के लिए 40 न्यूटन, सिमिलरली इस मास के लिए 80 न्यूटन, ठीक। अब अगर m की हम बोलें मिनिमम वैल्यू क्या होगी? मिनिमम वैल्यू ऑफ m, ठीक। तो जब मिनिमम वैल्यू होगी तो दोनों ही मास की टेंडेंसी किधर होगी? नीचे जाने की होगी। लेकिन अगर हम बात करें नीचे जाने की, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लग रहा होगा उनके ऊपर? उस कंडीशन में ऊपर लग रहा होगा। तो अगर हम बात करें 20 kg मास की, तो 20 kg मास के ऊपर लगने वाला फोर्स इधर कितना? 120, इधर कितना? 80 लिमिटिंग वैल्यू में। तो नेट फोर्स कितना हो गया इस डायरेक्शन में? 40 न्यूटन हो गया, ठीक। और अगर हम बात करें 10 kg वाले मास की, तो 10 kg वाले मास के लिए अगर उसकी टेंडेंसी नीचे जाने के लिए, जबकि m बहुत स्मॉल है,
तो कितना फोर्स लग रहा होगा 60, और फ्रिक्शन फोर्स उसके ऊपर लगेगा, कितना लगेगा 40, तो नेट फोर्स कितना हो गया इस डायरेक्शन में उसके ऊपर 20 न्यूटन हो गया। तो 20 kg वाला मास जो है उसके ऊपर रिजल्टेंट फोर्स ज़्यादा है, तो 20 kg वाला मास क्या आराम से नीचे मूव कर जाएगा। ठीक, तो पहले 20 kg वाला मास नीचे स्लाइड कर जाएगा। तो हमें क्या करना है, हमें टेंशन को, हमें इस मास को इतना रखना है ताकि 20 kg वाला मास स्लाइड ना कर पाए। ठीक, तो 20 kg वाले मास को स्लाइड ना करने के लिए कितना फोर्स चाहिए, नेट फोर्स कितना है इसके ऊपर 40 न्यूटन है इस डायरेक्शन में। 20 kg वाले मास को स्लाइड ना करने के लिए टेंशन कितनी होनी चाहिए, टेंशन होनी चाहिए 40 न्यूटन। ठीक, तो अगर यहाँ टेंशन 40 न्यूटन है तो यहाँ कितनी हो जाएगी 80 न्यूटन हो जाएगी। तो मास कितना होना चाहिए 8 kg होना चाहिए। ठीक, तो मिनिमम मास कितना चाहिए, मिनिमम वैल्यू ऑफ m कितना होना चाहिए 8 kg होना चाहिए। ठीक, इससे कम मास होगा तो ये वाला मास नीचे स्लाइड कर जाएगा, 20 kg वाला मास नीचे स्लाइड कर जाएगा। ठीक, अब अगर हम बोलें कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ m क्या होगा, अगर हम m को बहुत बढ़ा दें तो दोनों ही मासेस क्या हो जाएंगे, दोनों ही मासेस ऊपर जाने की टेंडेंसी हो जाएगी उनकी। तो जहाँ तक बात है 10 kg वाले मास के ऊपर, उसके ऊपर टेंशन T लग रही है और उसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 40 न्यूटन है, और अपना वेट कितना है 60 न्यूटन है। तो इसको ऊपर पुल करने के लिए कितनी टेंशन चाहिए, इसको ऊपर पुल करने के लिए 100 न्यूटन टेंशन चाहिए। और जहाँ तक बात है 20 kg वाले मास के ऊपर, अगर इसकी ऊपर जाने की टेंडेंसी है तो उसके ऊपर नीचे फोर्स लग रहा है 120 न्यूटन। अगर उसके ऊपर जाने की टेंडेंसी है तो फ्रिक्शन फोर्स नीचे लगेगा कितना 80 न्यूटन। तो उसको कितना फोर्स चाहिए 200 न्यूटन फोर्स चाहिए। ठीक, लेकिन 200 से तो पहले ही 100 आ जाएगा ना, 100 न्यूटन टेंशन पे ही ये वाला मास 10 kg वाला मास ऊपर मूव करना स्टार्ट कर देगा। तो अगर इस रोप में टेंशन 100 करनी है तो इसमें कितनी हो जाएगी 200 हो जाएगी। तो m कितना हो जाएगा 20 kg हो जाएगा। ठीक, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मास 20 kg कितना हो जाएगा 20 kg हो जाएगा। और इस 20 kg से ऊपर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, जो 10 kg मास है इट विल गो अप, और अगर 8 kg से नीचे रखेंगे तो क्या हो जाएगा, जो 20 kg मास है इट विल गो डाउन द इंक्लाइन प्लेन। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन हमने करने डिसाइड एनीथिंग बिटवीन 8 to 20 विल गिव अस इक्विलिब्रियम। तो 13 kg भी इक्विलिब्रियम देगा, 9 kg भी इक्विलिब्रियम देगा, 12 kg भी इक्विलिब्रियम देगा, लेकिन 6। सो इस क्वेश्चन में जो है द सिस्टम शोन इज इन इक्विलिब्रियम। कौन सा इक्विलिब्रियम है, लिमिटिंग इक्विलिब्रियम है, और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फॉर ऑल कॉन्टैक्ट सरफेस इज 1/4। ठीक है, तो पूछा हुआ है सवाल में कि tan थीटा की वैल्यू कितनी होगी, टेंशन कितनी होगी, नेट फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा। तो इसको हम कैसे अप्रोच करें, हम इसको बनाते हैं दोनों मासेस के लिए इसका FBD। तो 20 kg के ऊपर लगने वाला फोर्स कितना हो जाएगा, एक तो अपना वेट लगेगा इस डायरेक्शन में, वो कितना 20g sin थीटा लगेगा। ठीक, और 20 kg के ऊपर जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा F2 अगर उसको बोल दें, जो 20 kg और 80 kg के बीच में है, तो F2 फोर्स जो होगा वो डाउनवर्ड होगा। रीज़न इज कि 80 kg की जो टेंडेंसी होगी मूव करने की वो नीचे की तरफ होगी। भाई 80 kg की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जो टेंडेंसी होगी वो नीचे मूव करने की होगी। तो 80 kg के ऊपर जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा F2 वो किधर होगा, वो अपवर्ड होगा। अब अगर 80 kg के ऊपर फ्रिक्शन फोर्स ऊपर लगेगा तो 20 kg के ऊपर जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा F2 वो कहाँ लगेगा, डाउनवर्ड लगेगा। ठीक, 20 kg रोप के साथ में बंधा हुआ है, तो 20 kg मास जो है वो मूव नहीं करने वाला है। उसके अलावा 20 kg के ऊपर एक टेंशन T लग रही है, और 20 kg का अपना वेट है कितना 20g sin थीटा। ठीक, उसके अलावा 20 kg के ऊपर 80 kg नॉर्मल लगा रहा है, लेट अस कॉल इट N2। ठीक, तो 20 kg भी 80 kg के ऊपर एक नॉर्मल लगाएगा N2। ठीक है ना।
तो ये हो गया 20 kg का FBD। और N2 की वैल्यू कितनी होगी? N2 की वैल्यू होगी क्यों कितनी? 20g cos थीटा के बराबर होगी, mg cos थीटा के बराबर होगी, है ना। और बोला हुआ है कि सारे फोर्स जो फ्रिक्शन फोर्स है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स है। तो F2 कितना हो जाएगा? जो फ्रिक्शन फोर्स F2 कितना हो जाएगा? F2 हो जाएगा म्यू 20g cos थीटा के बराबर हो जाएगा फ्रिक्शन फोर्स इन दोनों के बीच में। ठीक, अब बात करते हैं 80 kg की। 80 kg का FBD बनाया था हम लोगों ने। 80 kg के ऊपर एक फोर्स लग रहा है F2 और एक फोर्स लग रहा है N2, और यहाँ से लड़स से फोर्स लग रहा है नॉर्मल, जो इंक्लाइन प्लेन से फोर्स लग रहा है नॉर्मल N1, और अपना वेट कितना है? 80g साइन थीटा के बराबर है। उसके अलावा 80 kg जो इंक्लाइन प्लेन से भी फ्रिक्शन फोर्स लगेगा उसके ऊपर, लड़स से F1, और F1 की वैल्यू कितनी होगी? F1 की वैल्यू होगी म्यू N1 के बराबर होगी। ठीक, और N1 कितना होगा भाई? इस डायरेक्शन में तो पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, तो N1 कितना हो जाएगा? N1 हो जाएगा म्यू, दोनों का नेट मास कितना हो गया? 100g cos थीटा के बराबर, ये हो जाएगा F1। तो F1 की वैल्यू कितनी आ गई? म्यू इंटू 100g cos थीटा के बराबर आ गए। ठीक, देयरफॉर अगर हम अब बात करें दोनों ही मासेस के लिए, अगर हम बात करें 20 kg वाले मास के लिए, तो उसके ऊपर जो डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है कितना लग रहा है? वो डाउनवर्ड फोर्स के ऊपर 20g साइन थीटा के बराबर है, और F2 भी लग रहा है डाउनवर्ड, तो 20g साइन थीटा प्लस F2 बराबर टेंशन T हो जाएगी उसके ऊपर। ठीक, और F2 की वैल्यू कितनी है? F2 की वैल्यू कितनी निकाली थी हम लोगों ने? F2 की वैल्यू थी कितनी? म्यू 20g cos थीटा के बराबर। तो वैल्यू अगर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें तो 20g साइन थीटा प्लस म्यू 20g cos थीटा बराबर टेंशन T हो जाएगा। ठीक, और 80 kg की बात करें तो 80 kg भी इक्विलिब्रियम में, लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में है, तो उसके ऊपर लगने वाला जो डाउनवर्ड फोर्स है 80g साइन थीटा, जो उसका अपना वेट है, उसको कौन बैलेंस कर रहा होगा? उसको बैलेंस कर रहा होगा दोनों फ्रिक्शन फोर्स F1 और F2। ठीक, F1 और F2 की वैल्यू कितनी होगी? म्यू 100g cos थीटा और म्यू 20g cos थीटा, इनका सम कितना हो जाएगा? इसको सॉल्व करेंगे अगर हम लोग, इस सेकंड इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो विल गेट द वैल्यू ऑफ tan थीटा टू बी इक्वल टू 3/8। ठीक, इसको बस सॉल्व करना है। देखिए सर, 80 kg की जो टेंडेंसी है वो किधर जाने की है? वो डाउनवर्ड। तो 80 kg के ऊपर यहाँ से भी फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा F1 ऊपर, और यहाँ से भी फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा F2 ऊपर। ठीक, तो F2 ऊपर होगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके विल गेट द वैल्यू ऑफ tan थीटा टू बी इक्वल टू 3/8। अब ये tan थीटा 3/8 की वैल्यू वी कैन सब्स्टिट्यूट कहाँ पर? यहाँ पर, इस इक्वेशन में। ठीक, जब हमें मालूम है कि tan थीटा 3/8 है और म्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है? म्यू की वैल्यू दे रखी है 1/4। अगर tan थीटा हमको मालूम है तो वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ साइन थीटा और cos थीटा ऑल्सो। इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके अगर हमने यहाँ वैल्यू पुट की 20g साइन थीटा प्लस म्यू mg cos थीटा में, तो क्या मिल जाएगा? cos थीटा को हम क्या बोल दें? tan थीटा बराबर है 3/8, तो उसको हम बोल दें साइन थीटा बाई cos थीटा के। ठीक, तो जहाँ पे भी cos थीटा आया है आई कैन रिप्लेस cos थीटा एज क्या? 8/3 साइन थीटा। ठीक, वही हमने यहाँ पे किया सब्स्टिट्यूशन, किसमें? cos थीटा में। तो विल गेट द वैल्यू ऑफ टेंशन एज 100/3 g साइन थीटा। ठीक, तो ऑप्शंस में की बात किया जाए तो ए ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन भी सही है। फिर बोला गया कि नेट फ्रिक्शनल फोर्स ऑन 80 kg ब्लॉक, तो नेट फ्रिक्शनल फोर्स 80 kg ब्लॉक के ऊपर कितना, रिजल्टेंट फ्रिक्शनल फोर्स कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा उन दोनों का सम F1 प्लस F2, जो कि उसके वेट के बराबर होगा, 80g साइन थीटा के बराबर होगा। यही तो नेट फ्रिक्शनल फोर्स है उसके ऊपर, अपने वेट के बराबर। तो नेट फ्रिक्शनल फोर्स कितना हो जाएगा? F1 प्लस F2 बेसिकली उसके वेट के बराबर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी जो है वो भी सही है। और फाइनली फोर्स एक्सर्टेड बाय 20 kg ब्लॉक ऑन 80 kg ब्लॉक, तो जो फोर्स 20 kg ब्लॉक 80 kg ब्लॉक के ऊपर लगा रहा है, तो 20 kg ब्लॉक उसके ऊपर कितना फोर्स लगा रहा है?
एक तो लगा रहा है N1 N2 और एक लगा रहा है कितना F2, ठीक है। F2 की वैल्यू आई थी कितनी, F2 की वैल्यू आई थी 20G cos थीटा के बराबर, ठीक है। जो कि ऑब्वियस सी बात है, जो नेट फोर्स की बात हो रही है तो नेट फोर्स में N2 और F2 दोनों ही ऐड होंगे, तो रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगा वो इस डायरेक्शन में हो जाएगा, विच विल बी ग्रेटर देन क्या, दिस वैल्यू 20G cos थीटा, ठीक। तो अगर हमें फोर्स निकालना है, फोर्स ऑन 20 kg ड्यू टू फोर्स ऑन 80 kg ड्यू टू 20 kg, तो बेसिकली हमें क्या करना है, 80 kg के ऊपर लगने वाला फोर्स एक तो नॉर्मल N2 लग रहा है और एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है F2। F2 की वैल्यू कितनी आई थी, F2 की वैल्यू आई थी म्यू mg cos थीटा के बराबर, या म्यू 20G cos थीटा के बराबर। म्यू कितना आया था, म्यू था 1/4 था, ठीक है। तो ये कितना आ गया, ये आ गया 5G cos थीटा एंड दिस वैल्यू, अच्छा ये पहली वैल्यू आ गई। सिमिलरली हम क्या करें, जो N2 है, N2 की वैल्यू कितनी आ गई थी, N2 की वैल्यू आई थी 20G cos थीटा के बराबर आई थी, ठीक। तो 20G cos थीटा तो सिर्फ N2 ही है, ऑब्वियस ही बात है। जो नेट फोर्स की बात हो रही होगी वो क्या हो जाएगी, वो N2 से बड़ी ही होगी वैल्यू, है ना। तो अगर N2 से बड़ी ही वैल्यू होगी तो 20G cos थीटा से तो बड़ी होगी, क्योंकि उसमें फ्रिक्शन। सो इस क्वेश्चन में एक किसी ब्लॉक को हम लोगों ने एक इनिशियल वेलोसिटी 20.5 मीटर पर सेकेंड से प्रोजेक्ट कर दिया एक रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे। तो उसके ऊपर जो लगने वाला फोर्स है वो सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स है, और फ्रिक्शन फोर्स कितना है, वो बराबर होगा म्यू mg के, ठीक। और बोला हुआ है कि म्यू जो है वो कांस्टेंट नहीं है, टाइम के साथ में वेरी कर रहा है, म्यू एक वेरिएबल है। तो बोला हुआ है कि इस मास की वेलोसिटी कितनी होगी आफ्टर इंटरवल ऑफ 4 सेकेंड, ठीक। तो टिपिकली इट इज़ ए क्वेश्चन विच कैन बी सॉल्व वेरी इजली अगर हम इम्पल्स का कंसेप्ट इस्तेमाल करें। इम्पल्स बराबर कितना होगा, चेंज इन मोमेंटम। तो उस मास के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन इट ऑन द मास इज म्यू mg। उस मास के ऊपर लगने वाला फोर्स म्यू mg के बराबर है, ठीक। स्ट्रेट लाइन में वो बॉडी मूव कर रही है, तो अगर हम वेलोसिटी की डायरेक्शन को पॉजिटिव माने तो जो फोर्स लग रहा है वो नेगेटिव लग रहा है, म्यू mg नेगेटिव बराबर क्या, किसी भी समय पे m dv/dt हो जाएगा, ठीक। तो अगर हम dt को यहाँ से यहाँ ले आएँ, विल हैव माइनस mg म्यू dt बराबर m dv। m से m कैंसिल हो गया, क्या हम बोले माइनस g म्यू dt बराबर dv का इंटीग्रल। dv इसको हम इंटीग्रेट कर दें vi से लेके vf तक, हमें फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। और टाइम जो है, और म्यू dt का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, म्यू dt का इंटीग्रल किसके बराबर होगा, वो बराबर म्यू और टी के एरिया के हो जाएगा। तो माइनस जी इंटू इस ग्राफ का एरिया बराबर फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी है कितनी, -20.5 माइनस जी इंटू इस ग्राफ का एरिया। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस ग्राफ के एरिया को कैलकुलेट करना पड़ेगा। वी कैन कैलकुलेट द एरिया बाई डिवाइडिंग इट इंटू 3 पार्ट। एक पार्ट हो गया ट्रेपीजियम वाला, दूसरा पार्ट हो गया ये रेक्टेंगल, और तीसरा पार्ट फिर से क्या हो गया, ये ट्रेपीजियम, ठीक। तो वी कैन फाइंड द एरिया माइनस एम जी इंटू एरिया ऑफ म्यूटी ग्राफ बराबर एम वी एफ माइनस वी आई, ठीक। उसका एरिया करेंगे कैलकुलेट, फिर इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे एंड विल गेट द वैल्यू ऑफ वी एफ टू बी 6 मीटर पर। इस क्वेश्चन में जो है बोला हुआ है कि एक पार्टिकल की पोजीशन वेरीज है x बराबर t³/3 माइनस 3t² प्लस 8t प्लस 4, और इसका हम मोशन डिस्कस कर रहे हैं टाइम t बराबर 0 से लेकर 5 सेकेंड पे। s1 वो इसकी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, और s2 इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड ड्यूरिंग रिटार्डेशन। तो हमें क्या निकालना है, हमें s1/s2 निकालना है, ठीक है। तो पहली बात तो इसकी जो पोजीशन है वो क्या है, एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t दे रखी है,
t³/3 माइनस 3t² प्लस 8t प्लस 4। इससे व्हाट वी कैन फाइंड द वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा dx/dt। तो इस इक्वेशन को जब करेंगे डिफ्रेंशिएट तो क्या मिल जाएगा, v विल बी इक्वल टू t² माइनस 6t प्लस 8। ठीक, आई कैन रीराइट दिस एज t-2 और t-4। ठीक, तो वेलोसिटी क्या आ जाएगी, वेलोसिटी विल बी इक्वल टू t-2 इंटू t-4। उसके अलावा इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या होगा अगर निकालना हो, तो इसी को हम फिर से एक बार कर लेते हैं डेरिवेटिव। ठीक, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या मिल जाएगा, t² माइनस 6t प्लस 8 का डेरिवेटिव तो 2t-3 मिल जाएगा, 2 ब्रैकेट में t-3 मिल जाएगा। ठीक, तो अगर हमें टोटल डिस्टेंस निकालनी है तो टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए बेसिकली हम x से क्या मिल रहा है, x से हमको डिस्प्लेसमेंट मिल रही है पार्टिकल की, ना कि डिस्टेंस ट्रेवल मिल रही है ना। तो अगर हम बोलें कि टाइम t बराबर 0 पे उसकी वेलोसिटी कितनी है, उसकी वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकंड है। ठीक, पहली बार उसकी वेलोसिटी 0 कब हुई, उसकी वेलोसिटी 0 हुई टाइम t बराबर 2 सेकंड पे। ठीक, तो 0 से लेकर 2 सेकंड तक उसकी वेलोसिटी क्या है, उसकी वेलोसिटी पॉजिटिव है। कब, फ्रॉम 0 to 2 सेकेंड उसकी वेलोसिटी पॉजिटिव है, और 0 से लेकर 2 सेकेंड तक उसका एक्सेलरेशन क्या है, उसका एक्सेलरेशन नेगेटिव है। मतलब 0 से 2 सेकेंड तक उसमें क्या हो रहा है, इसमें रिटार्डेशन हो रहा है। फिर बात करें अगर 2 से लेकर 3 सेकेंड तक, तो 2 से लेकर 3 सेकेंड तक वेलोसिटी क्या हो गई, अगर यहाँ पे वेलोसिटी में हम पुट करेंगे t-2 t-4 में, तो ये वाला टर्म तो पॉजिटिव आ जाएगा, ये टर्म नेगेटिव आ जाएगा। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 2 से लेकर 3 तक नेगेटिव हो जाएगी। और एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन भी नेगेटिव होगा। तो 2 से लेकर 3 तक वेलोसिटी भी नेगेटिव है, एक्सेलरेशन भी नेगेटिव है, एंड देयरफॉर ये रिटार्डेशन नहीं है, उसकी स्पीड इंक्रीज़ कर रही है। रिटार्डेशन कब होता है, जब किसी पार्टिकल की स्पीड कम हो रही होती है तो हम बोलते हैं उसका रिटार्डेशन हो रहा है। फिर बात करेगा 3 से लेकर 4 तक, तो 3 से लेकर 4 तक अगेन वेलोसिटी नेगेटिव है लेकिन एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो गया, तो ये वाला टाइम इंटरवल भी रिटार्डेशन वाला है। और फाइनली बात करें 4 से लेकर 5 सेकंड तक, तो 4 से लेकर 5 सेकंड तक वेलोसिटी भी पॉजिटिव हो गई और एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव हो गया, तो ये भी टाइम रिटार्डेशन वाला नहीं है। ठीक, अब S1 क्या थी, S1 थी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड निकालने के लिए क्या किया जाए, हम देखा जाए कि वेलोसिटी उसकी कब से कब तक पॉजिटिव है। तो वेलोसिटी उसकी पॉजिटिव है 0 से लेकर 2 सेकंड तक। ठीक, और 2 से लेके वेलोसिटी पॉजिटिव है 2 से लेके 4 सेकंड तक, और वेलोसिटी नेगेटिव है 2 से लेके 4 सेकंड तक। ठीक, और वेलोसिटी क्या हो गई, फिर से पॉजिटिव हो गई 4 से लेके 5 सेकंड तक, है ना। तो हम क्या करें, पहले हम डिस्टेंस ट्रेवल निकाल लें 0 से 2 सेकंड तक, फिर हम डिस्टेंस ट्रेवल निकाल लें 2 से 4 सेकंड तक, फिर हम डिस्टेंस ट्रेवल निकाल लें 4 से 5 सेकंड तक। उसको करने के लिए वी कैन यूज़ दिस इक्वेशन कि उसकी हमें डिस्प्लेसमेंट मालूम है अलग अलग टाइम पे। तो हम टाइम t बराबर 0 पे निकाल लें डिस्प्लेसमेंट, फिर टाइम t बराबर 2 पे निकाल लें डिस्प्लेसमेंट, x की वैल्यू निकाल लें। ठीक, x की वैल्यू 0 पे कितनी हो जाएगी 4, फिर 2 पे निकाल लें, फिर टाइम t बराबर 4 पे निकाल लें उसकी डिस्प्लेसमेंट, फिर टाइम t बराबर 5 पे निकाल लें उसकी पोजीशन क्या होगी। फिर हम 0 से लेकर 2 सेकंड तक उसकी निकाल लेते हैं डिस्प्लेसमेंट, फिर 2 से 4 सेकंड तक उसकी निकालेंगे अलग से डिस्प्लेसमेंट, है ना। कहीं पे भी नेगेटिव वैल्यू नहीं पुट करेंगे, हमेशा हम ऐड कर देंगे। और फिर फाइनली 4 से लेके 5 तक निकालेंगे, वो डिस्टेंस भी हम ऐड कर देंगे क्योंकि हमें टोटल डिस्टेंस ट्रेवल निकालनी है। ठीक, तो वही यहाँ पे किया गया है, S1 निकाला गया। S1 क्या है, S1 जो टोटल डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए हमें पूरे मोशन को 3 पार्ट में ब्रेक करना पड़ेगा। 0 से लेकर 2 सेकंड तक हम x0 निकाल दें, x2 निकाल दें। डिस्टेंस ट्रेवल कितना हो गया, x2 माइनस x1 हो गया पहली वाली डिस्टेंस। ये डिस्टेंस होगी x2 माइनस x1 क्योंकि इसकी वेलोसिटी पॉजिटिव थी। फिर 2 से लेके 4 सेकंड तक क्या निकाल दें, उसकी निकाल दें पोजीशन
x2 और x4, यहाँ पे वेलोसिटी नेगेटिव है 2 से लेके 4 तक, तो x4 की वैल्यू क्या होगी, x4 की वैल्यू कम होगी। तो यहाँ पे अगर हमें डिस्टेंस निकालना है तो इस बार डिस्टेंस x2 माइनस x4 के बराबर हो जाएगी, और फिर 4 से लेके 5 सेकंड तक निकालना है तो x4 माइनस x5, इस बार x5 फिर से बड़ा होगा, तो इस बार क्या करेंगे x5 माइनस x4 कर देंगे। तो ये तीनों डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस ऐड कर देंगे, विल गेट द वैल्यू ऑफ s1। ठीक। और s2 क्या था, s2 था वो डिस्टेंस जब उसने चली रिटार्डेशन में। तो रिटार्डेशन में कब था वो पहले 0 से लेकर 2 सेकंड तक था रिटार्डेशन में वो 0 से 2 सेकंड तक था, और फिर 3 से लेकर 4 सेकंड तक वो था रिटार्डेशन में। तो हमें क्या करेंगे, पहले निकालेंगे 0 से लेके 2 सेकंड तक उसकी डिस्टेंस ट्रेवल कितनी हुई, और फिर हम निकालेंगे 3 से लेके 4 सेकंड तक उसकी डिस्टेंस ट्रेवल कितनी हुई। ठीक। ये कैसे निकालेंगे, दोनों टर्म इसी वाले फॉर्मूले में हम t बराबर 2 सेकंड पे और t बराबर 3 और 4 सेकंड पे निकाल लेते हैं उसकी पोजीशन। उसकी पोजीशंस के डिफरेंस से हम निकाल सकते हैं उसके द्वारा ट्रेवल डिस्टेंस। ठीक। तो वही यहाँ पे किया गया है सारे केसेस में, S1 निकाला गया, फिर S2 निकाला गया, फिर इन दोनों का रेशो निकाल दिया गया कि 7 kg का एक ब्लॉक है और उसके ऊपर एक वेरिएबल फोर्स लगा रहे हैं 5t, मतलब टाइम के साथ में ये फोर्स इंक्रीज़ करता जा रहा है। टाइम t बराबर 0 पे फोर्स 0 है, और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जिस पे हम फोर्स लगा रहे हैं वो 37 डिग्री का है, और कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बोला हुआ है कि 1 के बराबर है। तो पूछा हुआ फाइंड द टाइम एट विच द ब्लॉक स्टार्ट्स टू स्लाइड। ठीक। अब इसके ऊपर जो लगने वाला फोर्स वो क्या है, वेरिएबल है। ठीक है ना। तो किसी भी समय पे अगर इस फोर्स को हम ब्रेक करें इसके कंपोनेंट में, तो इधर वाला कंपोनेंट हो जाएगा F cos 37 और इधर वाला कंपोनेंट हो जाएगा F sin 37। ठीक। और इसके ऊपर इसके अलावा एक फोर्स लग रहा है अपना वेट कितना 70, और यहाँ से लगने वाला नॉर्मल n। और इसको कौन रोक रहा है मूव करने से पहले स्टार्टिंग में, इसको जो रोकने वाला फोर्स है वो कौन सा है, फ्रिक्शन फोर्स है, जो किसके बराबर होगा, μn हो जाएगा। ठीक। तो ब्लॉक कब मूव करना स्टार्ट करेगा, जब F cos 37 बड़ा हो जाए किससे, μn से बड़ा हो जाए। लेकिन n इस केस में mg नहीं है। n कितना है, अगर हम वर्टिकल डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम की बात करें तो n बराबर कितना होना चाहिए, 70 माइनस F sin 37 के बराबर होना चाहिए। ठीक। तो मोशन के लिए क्या होना चाहिए, F cos 37 शुड बी इक्वल टू म्यू mg माइनस F sin 37। इससे हम F को एक साइड ले आए, F की वैल्यू कितनी है 5t। ठीक। तो 5t बराबर कितना हो जाएगा, म्यू mg अपॉन cos 37 प्लस म्यू sin 37 हो जाएगा। म्यू की वैल्यू दे रखी कितनी, 1 के बराबर। ठीक। तो इसको जब सॉल्व करेंगे, जब हम पुट करेंगे किसकी वैल्यू, sin 37 और cos 37 की वैल्यू पुट करेंगे, द टाइम, इसको सॉल्व करने के बाद टाइम विल बी 10 सेकेंड्स। तो इस क्वेश्चन में मास m1 जो है इज प्लेस ऑन द वेज ऑफ एंगल थीटा, और ब्लॉक इज मूविंग ओवर द इंक्लाइन सरफेस ऑफ द वेज। फ्रिक्शन कोफिशिएंट बिटवीन द ब्लॉक एंड द वेज इज μn, और μ2 इज़ द फ्रिक्शन कोफिशिएंट बिटवीन द वेज एंड द हॉरिजॉन्टल सरफेस। μn की वैल्यू दे रखी है अगर 1/2, थीटा बराबर 45 डिग्री है, और मास m1 m2 दे रखे हैं। पूछा हुआ है फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ μ2 सो दैट द वेज रिमेन्स स्टेशनरी ऑन द सरफेस। ठीक। तो वेज रिमेन्स स्टेशनरी ऑन द सरफेस की कंडीशन में हमें पूछा कि μ2 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। ठीक है ना। तो हम क्या करें, सबसे पहले इसका बनाए FBD दोनों ब्लॉक का। जहाँ तक बात है मास m1 की, तो FBD बहुत सिंपल है। मास m1 के ऊपर लगने वाला फोर्स कितना है, अपना वेट इधर की तरफ m1g साइन थीटा, और इसका अपना वेट का कंपोनेंट m1g कॉस थीटा। उसके अलावा इसके ऊपर फोर्स लग रहा है लेटर से n1। ठीक। और इसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा इस डायरेक्शन में कितना, μn1 के बराबर। अब अगर बात करें इस वेज की,
तो वेज के ऊपर अपना वेट लग रहा है m2g। वेज के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो एक n1 भी लग रहा है, ठीक। और वेज के ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है म्यू n1 भी लग रहा है। ये सारे फोर्स इसके ऊपर लग रहे हैं। और फाइनली इसमें बोला गया सवाल में कि ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नहीं मूव कर रहा है, तो हमें लिमिटिंग कंडीशन दे रखी है कि हमें म्यू2 की मिनिमम वैल्यू पूछी, मतलब इसके ऊपर फ्रिक्शन क्या लग रहा होगा, मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा, ठीक। तो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा उसके ऊपर, वो इस डायरेक्शन में होगा, कितना इधर नहीं होगा, इसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स इधर की तरफ, क्योंकि इसकी जो टेंडेंसी होगी वो पीछे मूव करने की होगी। तो इसके ऊपर जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो किधर होगा, वो इधर की तरफ होगा, μ2 इंटू n2 के बराबर, जहाँ n2 क्या है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जो ग्राउंड इसके ऊपर नॉर्मल लगा रहा है n2, ठीक। तो हम पहले ये एज्यूम कर ले रहे हैं कि ये वेज अभी रुका हुआ है। वेज अगर रुका हुआ है तो सिर्फ मास m1 नीचे स्लाइड कर रहा है। जहाँ तक बात है मास m1 के एक्सेलरेशन की, तो मास m1 का एक्सेलरेशन डाउनवर्ड हो जाएगा, कितना, g साइन थीटा माइनस म्यू एन जी कॉस थीटा के बराबर, ठीक। और n1 कितना हो जाएगा, n1 हो जाएगा m1g कॉस थीटा की। अब हम सिर्फ बात करते हैं इस वेज की, ठीक है। इस वेज की बात करते हैं। वेज के ऊपर लग रहा है कितना, एक फोर्स लग रहा है n1, इधर फोर्स लग रहा है म्यू n1, अपना वेट है m2, ठीक। और यहाँ से लगने वाला फोर्स कितना है, लेट अस से n2, और इसके ऊपर इधर की तरफ फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है F2 लेट अस से, ठीक। तो सबसे पहले तो हम क्या करें, इस वेज के लिए, इस भाई वेज तो इक्विलिब्रियम में है ना, तो वर्टिकल डायरेक्शन में जितने भी इसके ऊपर फोर्स लग रहे हैं उन सबको फाइंड कर लेते हैं। वर्टिकल डायरेक्शन में इसके ऊपर लगने वाला फोर्स m2g डाउनवर्ड है, अपना वेट, प्लस n1 का कौन सा कंपोनेंट, ये एंगल थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा, n1 का कौन सा कंपोनेंट, n1 कॉस थीटा, प्लस म्यू n1 का कौन सा कंपोनेंट, μ1 n1 साइन थीटा, बराबर क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए n2 के। तो सबसे पहले तो हम n2 फोर्स निकाल लेते हैं, जो कि ग्राउंड इस वेज के ऊपर लगा रहा होगा अपवर्ड, ठीक। तो इसके ऊपर लगने वाला मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स कितना हो जाएगा, मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगा म्यू n2। इस वेज के ऊपर लगने वाला मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगा म्यू n2, और म्यू n2 क्या होना चाहिए, म्यू n2 शुड बी ग्रेटर देन, अगर इसको मूव नहीं करना है, या इक्वल टू, लिमिटिंग कंडीशन में इक्वल टू इस वेज के ऊपर लगने वाला रिजल्टेंट हॉरिजॉन्टल फोर्स, वो कितना है, वो है n1 का इधर कंपोनेंट है, कितना, n1 साइन थीटा माइनस म्यू n1 कॉस थीटा, ठीक। ठीक है, हम जो है वो इस मास जो वेज है उस वेज के ऊपर बोल रहे हैं, फोर्सेस को देख रहे हैं। तो जो वेज को मूव करने के लिए रिस्पॉन्सिबल फोर्स है वो अपने वेट या n2 नहीं है, वो कौन सा फोर्स है, वो ये n1 फोर्स ही है। और n1 फोर्स का, उसके अलावा इसके ऊपर एक फ्रिक्शन फोर्स भी लग रहा है, कितना, वो म्यू n1 लग रहा है। तो हम इस n1 और म्यू n1 का सिर्फ निकालेंगे कौन सा कंपोनेंट, इनका निकालेंगे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, जो कि किसके बराबर है, n1 का कितना कंपोनेंट है, n1 साइन थीटा है, और म्यू n1 कितना हो जाएगा कंपोनेंट, म्यू n1 कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक। अब देखो इधर, सबसे पहले हम n2 निकालेंगे, उससे पहले हम n1 निकालेंगे। a निकालने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी यहाँ पे, हम सबसे पहले निकालेंगे n1, क्योंकि हमें m1 दे रखा है, g दे रखा है और एंगल थीटा दे रखा है। n1 निकालने के बाद हम निकालेंगे n2 इस इक्वेशन से, ठीक, इसकी वैल्यू निकालेंगे। और n2 निकालने के बाद हम थर्ड इक्वेशन से म्यू n2, अगर उस म्यू2, ये यहाँ पे क्या है, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट कितना है, ये म्यू2 है, म्यू2 इंटू n2 हम बोलेंगे ग्रेटर होना चाहिए किससे, जो उसके ऊपर फोर्स है उसको मूव करवाने वाला, ठीक। इसको सॉल्व करेंगे, इन सारी इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे।
the value we'll get for mu2 will be 1/8 which is equal to 125 into 10 to power minus 3. तो आंसर, सो इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. इसमें बोला हुआ है कि वन हैज़ टू थ्रो ए पार्टिकल फ्रॉम वन साइड ऑफ ए फिक्स पेयर in diametrical plane to other side such that it just grazes the sphere. ठीक है, जस्ट स्पेयर को टच करता हुआ कुछ पॉइंट्स पर, 2 पॉइंट्स पर वो दूसरी साइड में फॉल करता है. तो मिनिमम पॉसिबल स्पीड फॉर दिस इज, ठीक है, हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालनी है. ठीक, तो बेसिकली 2 पॉइंट पे अगर हम मान लें कि इसको टच करेगा, भाई सिमेट्री से अगर इस पॉइंट पे टच करेगा तो यहाँ पे भी जस्ट उसको ग्रेज कर रहा होगा, टच कर रहा होगा. ठीक है, तो लेट अस से यहाँ पे स्पीड u है, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन u जो हमको निकालना है, और लेट अस से इस पॉइंट पे इसकी स्पीड v है. ठीक, तो अगर हम देखिए ध्यान से, अगर हम इस पॉइंट v से अगर एक ड्रॉ करें नॉर्मल, तो नॉर्मल क्या होगा, नॉर्मल इसके सेंटर से पास कर रहा होगा. सर्कल का दे रखा हमको रेडियस r. ठीक, तो ये साइड कितनी हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक, ये एंगल थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा, ये भी हो जाएगा थीटा. ये कितनी हो जाएगी साइड, यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी हो जाएगी साइड, दिस विल बी इक्वल टू r साइन थीटा, है कि नहीं. सिमिलरली ये भी कितनी हो जाएगी, ये भी हो जाएगा r साइन थीटा के बराबर. ठीक, तो अगर हम बोलें कि प्रोजेक्टाइल मोशन यहीं से स्टार्ट हुआ है, v यहीं से इसकी वेलोसिटी v है, और इसका जो हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा है, तो इसकी रेंज कितनी हो गई, इसकी रेंज हो गई 2r साइन थीटा के बराबर. ठीक, और 2r साइन थीटा कितना हो जाएगा, वो बराबर हो जाएगा रेंज का फॉर्मूला 2v² साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइड बाई g. ये रेंज का फॉर्मूला आ गया. ठीक, तो वही यहाँ पे किया गया है, 2v² साइन थीटा कॉस थीटा बाई g बराबर 2r साइन थीटा. ठीक, ये यहाँ से लेके यहाँ तक की इसकी रेंज है. अब इससे साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया, एंड देयरफॉर v² कितना आ गया, इसको सॉल्व करने के बाद v² आ गया उस पॉइंट पे वेलोसिटी rg बाई कॉस थीटा. ठीक, तो इस पोजीशन पे इसकी वेलोसिटी हमें मिल गई rg बाई कॉस थीटा के बराबर. नाउ इस पोजीशन पे अगर हमें वेलोसिटी निकालनी है तो वी कैन यूज़ द एनर्जी अप्रोच, है ना भाई. सिंपली यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी है बराबर यहाँ की काइनेटिक एनर्जी प्लस यहाँ तक की पोटेंशियल एनर्जी, और ये हाइट कितनी होगी यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कितनी हाइट होगी, ये हाइट तो r के बराबर है, और ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी r cos थीटा के बराबर. ठीक, तो इनिशियल वेलोसिटी u² बराबर फाइनल वेलोसिटी v² प्लस 2gr 1 प्लस कॉस थीटा. ये कहाँ से आया, बेसिकली एनर्जी अप्रोच से आया. इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी u² है बराबर उस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी हाफ एम v² प्लस उसकी पोटेंशियल एनर्जी mg r प्लस r cos थीटा. ठीक, m से हम एक कैंसिल कर दें, 2 यहाँ ले आए. ठीक, तो यही क्वेश्चन आ जाएगी, u² बराबर v² प्लस 2gr 1 प्लस कॉस थीटा. ठीक, अब v की जो वैल्यू हमने यहाँ पे कैलकुलेट की थी उसको हम यहाँ पे कर दें सब्स्टिट्यूट, तो u² कितना हो जाएगा, rg cos थीटा प्लस 2gr प्लस 2gr cos थीटा. इसको अगर हम कर लें सिंप्लीफाई तो वी विल हैव u² बराबर rg 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा प्लस 2gr. ठीक, हमसे पूछा गया था u की मिनिमम वैल्यू क्या होगी. सिंपली ये मैक्सिमम मिनिमम की प्रॉब्लम हो गई. u की मिनिमम वैल्यू होगी अगर 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा बाई cos थीटा की वैल्यू मिनिमा होगी. ठीक, या 1 sec थीटा प्लस 2 cos थीटा मान लो y के बराबर है, इसकी वैल्यू मिनिमा निकालनी है. कैसे निकालना है, इसका डेरिवेटिव कर दें, dy बाई डी थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं. सेक थीटा का डेरिवेटिव सेक थीटा टेन थीटा -2 cos थीटा -2 साइन थीटा सॉरी. ठीक, तो सेक थीटा इंटू टेन थीटा बराबर 2 साइन थीटा, और टेन थीटा कितना होता है, टेन थीटा होता है
साइन थीटा बाई कॉस थीटा बराबर 2 साइन थीटा। तो साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया, ये कितना आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर सेक थीटा किसके बराबर है, 1 बाई कॉस थीटा के बराबर है, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1/2 आ गया। ठीक, तो कॉस थीटा कितना आ गया, 1/√2 आ गया, थीटा कितना आ गया, π/4 आ गया। तो हम क्या करें, यही π/4 की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें। कहाँ पर, इस पॉइंट पे इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दें। ठीक, तो हमें मिनिमम वेलोसिटी मिल जाएगी। तो यू स्क्वायर को क्या बोल देंगे, यू स्क्वायर को बोल देंगे आर जी। आर जी को चाहें तो कॉमन भी ले लें, 1 + 2 कॉस स्क्वायर थीटा 1/2 अपॉन 1/√2। ठीक, प्लस 2gr। ठीक, अब इसमें से ये कितना आ गया, ये 2 + 1/2 2 ही आ गया, तो कितना आ गया, आर जी 2√2 प्लस 2gr। ठीक, तो इसमें से अगर हम 2gr कॉमन ले लें, ये यू स्क्वायर के बराबर है, तो अगर इसमें से 2gr कॉमन ले लें तो यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2gr √2 + 1। ठीक, तो u क्या हो जाएगा, √दिस। ठीक, तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में बोला हुआ है कि इन द सिचुएशन शोन कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ए एंड बी 0.5 है, 0.5 वैल्यू है, और बी और सी के बीच में 0.3 है, और इनके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। तो ये 20 न्यूटन और 8 न्यूटन, नीचे वाला फ्रिक्शन कोफिशिएंट 0 है। तो पूछा हुआ है कि फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग बिटवीन बी एंड सी, बी और सी के बीच में कितना फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा। तो ऐसे क्वेश्चन करने के सबसे पहले क्या करते हैं, हम लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स निकाल लेते हैं। तो इस सरफेस में लिमिटिंग वैल्यू हो जाएगी 0.5 × 3 × 10 कितनी, 15 न्यूटन। और इस सरफेस में लिमिटिंग वैल्यू कितनी हो जाएगी, कुल मिला के मास हो गया 7 × 0.3 × 10 कितना, 21 न्यूटन हो जाएगी। ठीक, लिमिटिंग वैल्यू सबसे पहले निकाल लेते हैं। नीचे कोई फ्रिक्शन होगा नहीं, यहाँ तो सी को तो मूव करना ही करना है। अब क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि पूरा सिस्टम साथ में मूव कर रहा है अगर। ठीक, तो अगर पूरा सिस्टम साथ में मूव कर रहा है तो नेट मास कितना हो जाएगा, नेट मास इसके ऊपर हो जाएगा 3 + 4 7 + 5 12 नेट मास, और नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 20 और 8। ठीक, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 12 ही हो जाएगा। तो कितना जाएगा, पूरा सिस्टम साथ में मूव करे तो सिस्टम का एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 1 मीटर/सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अगर इस सिस्टम का एक्सेलरेशन 1 मीटर/सेकंड स्क्वायर है, तो अगर हम ब्लॉक ए को देखते हैं, है ना, ब्लॉक ए को देखते हैं, तो ब्लॉक ए के ऊपर इधर कितना फोर्स लग रहा है, 20। ठीक, और इसके ऊपर मान लो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा हो F, तो 20 - F कितना होना चाहिए, शुड बी इक्वल टू 3 × 1। तो F कितना हो जाएगा, F हो जाएगा 17 न्यूटन हो जाएगा, विच इज़ मोर देन जो F मैक्स हो सकता है वहाँ पे, वो कितना है, वो सिर्फ 15 न्यूटन है। मतलब हमारा एजम्पशन कि ए और बी साथ में मूव कर रहे थे, वो एजम्पशन सही नहीं है। दे कैन नॉट मूव टुगेदर। ठीक, क्योंकि जो उनको साथ में मूव कराने के लिए फोर्स चाहिए वो 17 न्यूटन फोर्स चाहिए, लेकिन हमारे पास मैक्सिमम जो है वो सिर्फ 15 न्यूटन का ही है। तो अब क्या करें, तो लेट अस से अब बी और सी साथ में मूव कर रहे हैं, लेट अस एज्यूम कि बी और सी साथ में मूव कर रहे हैं। तो अगर बी और सी साथ में मूव कर रहे होंगे तो यहाँ पे वेट कितना हो जाएगा, नीचे वाला 9 kg हो जाएगा, और इसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा होगा, 20 न्यूटन, और यहाँ कितना फोर्स लग रहा होगा, 8 न्यूटन फोर्स लग रहा होगा इस डायरेक्शन में। ठीक, ए अलग मूव कर रहा है तो ए के लिए क्या हो जाएगा, ए अलग मूव कर रहा है तो ए पे तो लिमिटिंग ही लगेगा, तो ए के लिए क्या हो जाएगा, 15 न्यूटन यहाँ लग रहा होगा, और इसके ऊपर 15 न्यूटन फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा होगा। ठीक, तो बी और सी के ऊपर लगने वाला नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 15 - 8 बराबर 7, बराबर हो जाएगा 9 × इस सिस्टम का एक्सेलरेशन बी और सी का टुगेदर। ठीक, तो उस कंडीशन में कितना आ जाएगा एक्सेलरेशन,
वो आ जाएगा 7/9 किसका, ऑफ बी एंड सी। तो एक्सेलरेशन ऑफ बी एंड सी टुगेदर कितना हो जाएगा, 7/9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब अगर हम बोलें कि सी को चेक करते हैं, सी का भी यही होगा एक्सेलरेशन, ठीक, और सी का मास कितना है, 5 kg मास है। तो सी के ऊपर लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स कितना चाहिए, फ्रिक्शन फोर्स चाहिए सी को कितना, भाई सी के ऊपर तो फ्रिक्शन फोर्स ही लग रहा है, सी को लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स कितना चाहिए, 5 × 7/9 चाहिए। सो दिस विल बी द फ्रिक्शन फोर्स, ठीक, 7/9 × 5